दोस्तों, अमीर बाप की इकलौती बेटी तान्या आहूजा शहर के सबसे बड़े बिल्डरों में से एक मिस्टर आहूजा की बेटी थी। दिवाली की सुबह वह अपनी चमचमाती मर्सिडीज कार से किसी जरूरी मीटिंग के लिए जा रही थी। अचानक उसकी गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी और तभी कार के शीशे पर हल्की सी दस्तक हुई। पीछे मुड़कर उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र 60 के पार थी। उसके सिर पर बांस की बड़ी टोकरी थी जिसमें मिट्टी के छोटे बड़े दिए बड़े करीने से सजे हुए थे। फटे कपड़े और नंगे पैर उसकी गरीबी की कहानी कह रहे थे। बुजुर्ग ने विनती करते हुए कहा, बेटी, आज दिवाली है, कुछ दिए ले लो। तान्या ने बिना शीशा नीचे किए घृणा से अपना मुंह फेर लिया और दोस्तों से कहा, अरे यार, पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं ये लोग। बुजुर्ग ने फिर से कहा, बेटी, बस 10 रुपए के ले लो, सुबह से एक भी नहीं बिका। इस बार तान्या का सब्र जवाब दे गया। उसने पावर विंडो का बटन दबाया और शीशा नीचे किया। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? हटो यहां से, तुम्हारी शक्ल देखकर मेरा दिन खराब हो रहा है। जाओ और अपनी यह गंदगी कहीं और फैलाओ। बुजुर्ग का चेहरा उतर गया। उसकी उम्मीद भरी आंखें एक पल में बुझ गईं। वह कुछ कहता, इससे पहले ही सिग्नल हरा हो गया और पीछे की गाड़ियां हॉर्न बजाने लगीं। घबराहट में बुजुर्ग जैसे ही पीछे हटा, उसकी टोकरी का संतुलन बिगड़ गया और टोकरी का कोना तान्या की कार के दरवाजे से टकराया। खट की आवाज तान्या के कानों में बम की तरह फटी। उसने तुरंत ब्रेक लगाया। गाड़ी बीच सड़क पर रुक गई। पीछे से हॉर्न का शोर और तेज हो गया, लेकिन तान्या को किसी की परवाह नहीं थी। वह गुस्से में कार से बाहर निकली। उसकी नजर दरवाजे पर पड़े छोटे से डेंट पर गई। वह डेंट शायद आसानी से ठीक हो जाता, लेकिन तान्या के लिए वह उसकी शान पर लगा एक दाग था। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? वह बुजुर्ग पर चीखी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी रुककर तमाशा देखने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी 1.5 करोड़ की गाड़ी को छूने की? जानते भी हो इसका एक एक पार्ट कितने का आता है? तुम्हारी पूरी जिंदगी बिक जाएगी इसे ठीक कराने में। बुजुर्ग डर से कांप रहा था। वह बिखरे हुए दियों को देख रहा था जो उसकी दिन भर की कमाई का जरिया थे, और फिर उस डेंट को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। माफ कर दो बेटी, गलती हो गई। मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। तान्या व्यंग से हंसी। जब भीख मांगने निकलते हो तो यह सब नहीं सोचते। अब भुगतो। मुझे अभी के अभी 10,000 चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला रही हूं। पास के फुटपाथ पर खड़ी एक लड़की यह सब तमाशा देख रही थी। उसका नाम काव्या था। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी और शांति थी। वह अपने घर के लिए कुछ मिठाइयां लेने आई थी, लेकिन यह अन्याय देख उसके कदम वहीं रुक गए। वह आगे बढ़ी और तान्या के पास जाकर बोली, मैडम शांत हो जाइए, बुजुर्ग आदमी है, गलती हो गई होगी। आप बड़ी हैं, माफ कर दीजिए। दिवाली का दिन है, किसी की बद्दुआ क्यों लें? तान्या ने काव्या को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके साधारण कपड़े देखकर तान्या के मन में उसके लिए भी अवहेलना भर गई। ओ, तो तुम हो इसकी वकील, या फिर तुम भी इसी गैंग की हो? लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाकर पैसे ऐंठने का नया तरीका है क्या यह? काव्या ने शांति से जवाब दिया, आप गलत समझ रही हैं। मैं बस इतना कह रही हूं कि एक छोटे से डेंट के लिए किसी गरीब को इस तरह जलील करना ठीक नहीं है। तान्या का गुस्सा अब काव्या पर उतरने लगा। तुम मुझे सिखाओगी कि क्या ठीक है और क्या गलत? लगता है तुम्हें ज्यादा ही हमदर्दी हो रही है। तो एक काम करो, तुम दे दो पैसे, निकालो 10,000 रुपए अभी के अभी। काव्या ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने अपना पर्स खोला, उसमें से कुछ नोट निकाले और तान्या की तरफ बढ़ा दिए। मेरे पास अभी इतने ही हैं, उसने कहा। नोट गिनने पर 5,000 रुपये थे। तान्या ने उन पैसों को उसके हाथ से लगभग छीन लिया। बाकी के 5,000 रुपये का क्या करूं? काव्या ने अपनी आंखों में दृढ़ता लाते हुए कहा, बाकी के 5,000 रुपये मैं आपसे इंसानियत के नाते उधार ले रही हूं। बहुत ही जल्द इन्हें भी लौटा दूंगी। यह कहते हुए काव्या ने पैसे बुजुर्ग को थमा दिए थे। और यह बात तान्या के अहंकार पर एक और चोट थी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन काव्या की आंखों में उसे एक ऐसी चमक दिखी जिसे वह पढ़ नहीं पाई। तान्या गुस्से में पैसे अपनी जेब में रखकर चली गई और बुजुर्ग को एक आखिरी घृणा भरी नजर दे गई। जैसे ही कार आंखों से ओझल हुई, बुजुर्ग ने काव्या के हाथ जोड़ लिए और बोला, बेटी, तुमने मुझे बचा लिया। भगवान तुम्हारा भला करे।
तुम्हारे पैसे मैं जल्द ही लौटा दूंगा। पर काव्या ने उसकी हथेली थामकर कहा, बाबा आप चिंता मत कीजिए, ये पैसे भूल जाइए। बुजुर्ग ने उसे लाखों दुआएं दी और वहां से चला गया। अब सड़क पर शांति थी, लेकिन काव्या के मन में तूफान उठ रहा था। वह तान्या का चेहरा नहीं भूल पा रही थी, जिस पर दौलत का नशा, इंसानियत की कमी और बेपरवाह अहंकार साफ झलक रहा था। ये सिर्फ एक डेंट की बात नहीं थी, ये उस सोच की बात थी जो पैसे को इंसान से बड़ा समझती है। काव्या अच्छी तरह जानती थी वह लड़की कौन थी। उसने कई बिजनेस मैगजीनों में तान्या आहूजा की तस्वीरें देखी थीं। आहूजा इम्पेक्स रियल एस्टेट की दुनिया में तेजी से उभर रही कंपनी थी। काव्या वहीं खड़ी रही और उसने ठान लिया कि वह तान्या आहूजा को ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती। उसके चेहरे पर फौलादी इरादा उभर आया। घटना के 2 महीनों बाद समय के साथ यादें धुंधली हो जाती हैं, पर काव्या का इरादा और बढ़ चुका था। वहीं दूसरी ओर तान्या के लिए वह घटना मामूली थी। उसके लिए वह बुजुर्ग और मिडिल क्लास लड़की उसके आलीशान दुनिया के कैनवास पर पड़े धूल के कण मात्र थे, जिन्हें उसने पोंछ कर फेंक दिया था। उसका पूरा ध्यान अब प्रोजेक्ट एम्पायर पर केंद्रित था। यह उसके पिता की कंपनी आहूजा इम्पेक्स का अब तक का सबसे बड़ा सपना था। सिंगापुर की मल्टीनेशनल कंपनी सिंघानिया कौर भारत में अपना पहला मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू कर रही थी और आहूजा इम्पेक्स इसके लिए मुख्य दावेदारों में से एक था। यह सिर्फ एक टेंडर नहीं था, बल्कि 100 करोड़ का जैकपॉट था जो तान्या की कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर सकता था। पिछले कुछ समय से तान्या ने रात दिन मेहनत की थी। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर ऐसा प्रपोजल तैयार किया था जो किसी भी निवेशक को प्रभावित करने के लिए काफी था। डिजाइन, बजट, समय सीमा, हर पहलू पर बारीकी से काम किया गया था। आज फाइनल प्रेजेंटेशन था और वह पिता को फोन पर भरोसा दिलाते हुए बोलती है, डैड, सब कुछ परफेक्ट है। सिंघानिया को हमारा प्रपोजल पसंद आया है। आज बस एक फॉर्मेलिटी है। फेस टू फेस मीटिंग, उनकी चेयरपर्सन खुद इंडिया आई हैं इस डील को फाइनल करने। मिस्टर आहूजा की आवाज में गर्व था और तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी डैड, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। गगनचुंबी कांच की इमारत के सामने गाड़ी रुकती है तान्या। लॉबी में हाई हील्स की टकटक के साथ दाखिल होती है और 40वीं मंजिल पर बने बोर्डरूम में ले जाई जाती है। दरवाजा खुलता है और उसने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ कदम रखा। बोर्डरूम विशाल और आलीशान था। महोगनी की मेज और उसके चारों ओर कंपनी के शीर्ष अधिकारी बैठे थे। पर तान्या की नजरें उस सिरे पर टिक गईं जहां चेयरपर्सन की कुर्सी थी। वहां बैठी सायाह सायलेट की आवाज सुनकर वेलकम मिस आहूजा गूंजती है। और जब चेयरपर्सन की सीट पर रोशनी पड़ती है तो तान्या का दिल धड़कने लगता है, क्योंकि उसके सामने वही साधारण दिखने वाली लड़की काव्या थी, वही जिसके साधारण कपड़े थे, लेकिन आज वह सधे हुए कॉर्पोरेट लीडर की तरह लग रही थी। तान्या को विश्वास नहीं हुआ। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और शब्द नहीं निकले। बस अविश्वसनीयता से वह काव्या को घूर रही थी। काव्या ने शांति से कहा, हाँ, मैं यहाँ इस कंपनी की चेयरपर्सन हूँ। कृपया अपनी सीट लीजिए। मिस आहूजा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तान्या अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। ये कैसे हो सकता है? वह लड़की जो उस दिन फुटपाथ पर खड़ी थी, वह सिंघानिया कॉर्प की मालिक कैसे हो सकती है? क्या यह सब एक बुरा सपना है? उसकी टीम ने प्रेजेंटेशन शुरू की, लेकिन तान्या का ध्यान कहीं और था। वह बार बार काव्या को देख रही थी और हर बार काव्या की शांत और भेदक निगाहें उसे असहज कर रही थीं। प्रेजेंटेशन खत्म हुई। तान्या की टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। अब फैसले की घड़ी थी। काव्या ने प्रोजेक्ट की फाइल अपने हाथ में ली और उसके पन्ने पलटने लगी। बोर्डरूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मिस आहूजा, काव्या ने फाइल बंद करते हुए कहा, आपका प्रपोजल ऊपरी तौर पर काफी प्रभावशाली है, बेहतरीन डिजाइन तथा आकांक्षी लक्ष्य, लेकिन इसमें कुछ कमी है। तान्या ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं समझी नहीं मिस। सिंघानिया, हमने हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा है। आपने नहीं रखा? काव्या ने सपाट लहजे में कहा, आपने अपने प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन सतही तौर पर किया है। आपके वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान पूरी तरह से अव्यावहारिक है। और सबसे बड़ी बात, आपने स्थानीय समुदाय के लोगों को उनके स्थान से हटाकर उनके लिए अलग घर बनाने के लिए जो बजट रखा है, वह एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है।
क्या आपको लगता है कि कुछ रुपए देकर आप लोगों को उनके घरों से बेघर कर देंगी और वे चुप रहेंगे? आखिरी वाक्य एक तीर की तरह तान्या के सीने में लगा। काव्या ने आगे कहा, सिंघानिया कॉर्प सिर्फ मुनाफा कमाने में विश्वास नहीं रखती। मिस आहूजा, हम जहां भी जाते हैं वहां के लोगों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। आपका प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट का एक जंगल खड़ा करने की बात करता है। उसमें आत्मा नहीं है, उसमें लोगों के लिए सम्मान नहीं है। इसलिए मुझे खेद है। हम इस प्रपोजल को अस्वीकार करते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरे करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तान्या लगभग चीख पड़ी। बिजनेस भावनाओं पर नहीं, तथ्यों पर चलता है। मिस आहूजा, और तथ्य यह है कि आपका प्रोजेक्ट हमारे मानकों पर खरा नहीं उतरता। काव्या ने अपनी बात खत्म की और अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गई। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी का भाव नहीं था। उसने तान्या को व्यावसायिक रूप से मात दी थी। मीटिंग खत्म हो चुकी थी। तान्या अपमान और अविश्वसनीयता के बोझ तले दबी हुई बोर्डरूम से बाहर निकली। यह सिर्फ एक टेंडर का रद्द होना नहीं था, यह उसके अहंकार का चकनाचूर होना था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में तान्या की कंपनी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक बड़ा रिटेल ब्रांड, जिसके साथ आहूजा इम्पैक्स एक एक्सक्लूसिव मॉल बनाने वाली थी, उसने अचानक अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया। पता चला कि उस ब्रांड के सबसे बड़े निवेशक सिंघानिया कॉर्प के सहयोगी थे। फिर एक बैंक ने, जो आहूजा इम्पैक्स के नए प्रोजेक्ट्स को फंड करने वाला था, आखिरी समय में लोन देने से मना कर दिया। उस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी काव्या के पिता मिस्टर सिंघानिया का खासा प्रभाव था। एक के बाद एक हर दरवाजा बंद होता जा रहा था। तान्या की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसकी कंपनी, जो कल तक सफलता के घोड़े पर सवार थी, आज दिवालियां होने की कगार पर खड़ी थी। वह रात रात भर सो नहीं पाती थी। हर तरफ से दबाव बढ़ रहा था। निवेशक अपना पैसा वापस मांग रहे थे और बाजार में कंपनी की साख मिट्टी में मिल रही थी। मिस्टर आहूजा अपनी बेटी की यह हालत और अपनी कंपनी का यह पतन नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने हर उस व्यक्ति से बात की जिसने आहूजा इम्पैक्स के साथ सौदा तोड़ा था। हर जगह से उन्हें एक ही नाम सुनने को मिला, काव्या सिंघानिया। हर सौदे के तार उसी से जुड़े थे। एक रात मिस्टर आहूजा अपनी बेटी के ऑफिस में गए। तान्या बिखरे हुए कागजों के बीच सिर पकड़कर बैठी थी। ये काव्या सिंघानिया कौन है तान्या? मिस्टर आहूजा ने सीधे सवाल किया। और तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है? तान्या ने चौंक कर अपने पिता की तरफ देखा। मैं उसे नहीं जानती, बस उस टेंडर वाली मीटिंग में ही मिली थी। झूठ मत बोलो मिस्टर। आहूजा की आवाज में सख्ती थी। मैंने पता लगाया है, वह सिंघानिया कॉर्प के मालिक मिस्टर सिंघानिया की इकलौती बेटी हैं। पिछले 5 सालों से सिंगापुर का बिजनेस संभाल रही थी और हाल ही में इंडिया वापस आई है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में कोई भी उससे सीधे तौर पर दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। तुमने ऐसा क्या किया है कि वह हमारे पूरे खानदान के पीछे पड़ गई है? मिस्टर आहूजा की बातों से तान्या के दिमाग में दिवाली की सुबह का वो दृश्य कौंध गया। वो बुजुर्ग, वह बिखरे हुए दिए और काव्या का शांत चेहरा। उसे सब कुछ याद आ गया। क्या इतनी छोटी सी बात का कोई इतना बड़ा बदला ले सकता है? उसने डरते डरते अपने पिता को उस दिन की पूरी घटना बताई। सब कुछ सुनकर मिस्टर आहूजा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें अपनी बेटी की बेवकूफी पर गुस्सा भी आया और आने वाले तूफान का डर भी सताने लगा। उन्हें एहसास हो गया था कि यह सिर्फ एक व्यावसायिक लड़ाई नहीं थी, यह सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी जिसे उनकी बेटी ने शुरू किया था। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपना फोन निकाला और मिस्टर सिंघानिया का नंबर मिलाया। सालों पुराने व्यावसायिक संबंधों का वास्ता देकर उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, माफी मांगी और कोई समाधान निकालने का आग्रह किया। फोन के दूसरी तरफ से मिस्टर सिंघानिया की गंभीर आवाज आई। आहूजा साहब, मेरी बेटी जो कर रही है, सही कर रही है। उसने मुझे सब कुछ बताया था। आपने और आपकी बेटी ने जिसे मामूली दिए वाला समझा था, वह एक सेवानिवृत्त फौजी राम भरोसे जी हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। और आपकी बेटी ने चंद रुपयों के लिए उन्हें बीच सड़क पर जलील किया। कुछ घाव पैसों से नहीं भरते आहूजा साहब, उनका भुगतान पश्चाताप से ही होता है। यह सुनकर मिस्टर आहूजा ने फोन रखा तो उनके हाथ कांप रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह अपनी कुर्सी पर धम्म से बैठ गए। तान्या, जो अब तक अपने पिता के चेहरे पर आते जाते भावों को देख रही थी,
का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया। क्या क्या कहा? उन्होंने डैड, उसकी आवाज में एक अनजाना सा डर था। मिस्टर आहूजा ने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर के तूफान को काबू करने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने अपनी नजरें उठाई और पहली बार अपनी बेटी को इस तरह देखा जैसे वह उसे जानते ही ना हो। वह बुजुर्ग आदमी जिसे तुमने भिखारी कहा था, वह कोई आम इंसान नहीं है। उनका नाम राम भरोसे है। वह भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त फौजी हैं। यह सुनते ही तान्या को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। मिस्टर आहूजा ने आगे कहा, मिस्टर सिंघानिया बता रहे थे कि राम भरोसे जी ने एक युद्ध में हिस्सा लिया था। एक धमाके में उनके पैर में गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी। उनकी पेंशन का बड़ा हिस्सा उनकी पत्नी की लंबी बीमारी में खर्च हो गया। अब वह अपनी पोती की पढ़ाई के लिए, उसकी कॉलेज की फीस भरने के लिए और घर की रोजी रोटी चलाने के लिए काम करते हैं, ताकि उनकी परेशानी कम हो सके और उनकी पोती पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अब तान्या के सब्र का बांध टूट गया। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ी और किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। यह उसके अहंकार के टूटने का रोना नहीं था, यह गहरे असहनीय अपराध बोध का रोना था। मिस्टर आहूजा अपनी बेटी के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखा। उनका गुस्सा अब पिघल चुका था और उसकी जगह एक पिता की चिंता और अफसोस ने ले ली थी। अब रोने से कुछ नहीं होगा तान्या, हमने पाप किया है और इसका प्रायश्चित भी हमें ही करना होगा। उस रात बाप बेटी ने एक फैसला किया। वे राम भरोसे जी को ढूंढेंगे और उनसे माफी मांगेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। कंपनी का जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपनी आत्मा पर लगे इस दाग को धोना ज्यादा जरूरी था। अगली सुबह तान्या एक बिल्कुल अलग इंसान थी। उसके चेहरे पर ना कोई मेकअप था, ना ही कोई अकड़। उसकी आंखों में एक रात की बेचैनी और गहरा पश्चाताप साफ झलक रहा था। वह अपने पिता के साथ अपनी उसी मर्सिडीज में बैठी, लेकिन आज ड्राइवर नहीं था। गाड़ी खुद मिस्टर आहूजा चला रहे थे। वे उसी बाजार में पहुंचे जहां यह सब हुआ था, लेकिन किसी को ढूंढना जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। उन्होंने हर दुकानदार, हर रेहड़ी वाले से उस बुजुर्ग दिए वाले के बारे में पूछा। कुछ ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, कुछ ने उन्हें अजनबी समझकर बात नहीं की। काफी देर की लगातार खोज के बाद एक चाय वाले ने उन्हें पहचाना। हाँ, राम भरोसे चाचा को जानता हूं, यहीं पास की झुग्गी बस्ती में रहते हैं। सीधे जाकर बाएं मुड़ जाना, एक छोटा सा मंदिर आएगा, उसी के पीछे उनका घर है। उस पते पर पहुंचकर उनकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। वे गाड़ी से उतरे और पैदल ही उस कच्ची संकरी गली में चलने लगे। आखिरकार मंदिर के पीछे एक छोटे से टूटी फूटी टिन की छत वाले घर के सामने वे रुके। बाहर एक लड़की कपड़े सुखा रही थी। मिस्टर आहूजा ने उससे पूछा, क्या यह राम भरोसे जी का घर है? लड़की ने उन्हें संशय से देखा और अंदर आवाज लगाई, दादाजी, कोई आपसे मिलने आया है। एक क्षण बाद दरवाजे के पर्दे को हटाकर राम भरोसे जी बाहर निकले। अपने घर के सामने मिस्टर आहूजा और तान्या को देखकर वह चौंक गए और फिर उनके चेहरे पर एक डर का भाव आ गया। उन्हें लगा कि शायद वे बाकी के पैसे मांगने आए हैं। वह हाथ जोड़ने ही वाले थे कि तान्या तेजी से आगे बढ़ी और उनके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। तान्या की आवाज आंसुओं में डूबी हुई थी। मैं अंधी हो गई थी। अपनी दौलत के नशे में मैंने आपका जो अपमान किया है, उसकी कोई माफी नहीं, पर फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। राम भरोसे और उनकी पोती इस अप्रत्याशित दृश्य से स्तब्ध रह गए। एक अमीर घर की लड़की उनके पैरों में पड़ी थी। राम भरोसे जी एक फौजी थे। उनका दिल कठोर नहीं था। उन्होंने तान्या को सहारा देकर उठाया। उठो, मैं तुम्हें उसी दिन माफ कर चुका था। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तुम गुस्से में थी, मैंने मन में कुछ नहीं रखा। उनकी इस सहजता और बड़प्पन ने तान्या को और भी शर्मिंदा कर दिया। मिस्टर आहूजा ने भी हाथ जोड़कर माफी मांगी। हम आपके अपराधी हैं राम भरोसे जी, हम इस गलती को सुधारना चाहते हैं। उन्होंने राम भरोसे जी की पोती, जिसका नाम आरती था, की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी लेने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि वे उसे भारत के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने राम भरोसे जी के लिए उसी बाजार में एक पक्की दुकान खुलवाने का वादा किया, जहां वह सम्मान के साथ अपना सामान बेच सके।
शुरू में राम भरोसे जी ने मना कर दिया। उनका स्वाभिमान उन्हें यह सब स्वीकार करने की इजाजत नहीं दे रहा था। लेकिन जब मिस्टर आहूजा ने कहा, इसे मदद मत समझिए, इसे अपनी बेटी का तोहफा और एक बेटे का प्रायश्चित समझिए, तो उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने हामी भर दी। उस दिन आहूजा इंपेक्स ने कोई व्यावसायिक सौदा नहीं किया था, लेकिन तान्या और उसके पिता ने इंसानियत का एक ऐसा सौदा किया था जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी। कुछ दिनों बाद तान्या बिना अपॉइंटमेंट के सिंघानिया कॉर्प के ऑफिस पहुंची। उसे काव्या से मिलना था। तान्या ने काव्या के सामने बैठकर कहा, मैं यहाँ कोई बिजनेस डील के लिए नहीं आई, मैं तो बस आपको धन्यवाद कहने आई हूं। काव्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तान्या ने कहा, अगर उस दिन तुम ना होती और अगर तुमने यह सब ना किया होता तो मैं शायद अपनी पूरी जिंदगी उसी अहंकार के अंधेरे में गुजार देती। तुमने मुझे सिर्फ एक सबक नहीं सिखाया, तुमने मुझे एक बेहतर इंसान बनने का मौका दिया। तुमने मेरी आंखें खोल दी। इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। तान्या की आंखों में आज एक ऐसी सच्चाई और विनम्रता थी जो काव्या ने पहले नहीं देखी थी। काव्या मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में आज कोई व्यंग नहीं, बल्कि एक सुकून था। सबक सिखाना मेरा मकसद नहीं था तान्या, मैं बस चाहती थी कि तुम उन दियों की रोशनी का असली मतलब समझो। यह रोशनी सिर्फ घरों को नहीं, दिलों को भी रोशन करती है। तान्या ने सिर झुकाया और उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो पछतावे और समझदारी से जन्मी थी। उस दिन दोनों के बीच ना कोई रंजिश बची थी, ना कोई जीत या हार, बस एक सच्चा सबक, इंसानियत सबसे बड़ी रोशनी है। उस मुलाकात के बाद धीरे धीरे आहूजा इंपेक्स के हालात सुधरने लगे। रुके हुए सौदे फिर से पटरी पर आने लगे और तान्या के काम करने का तरीका अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके हर प्रोजेक्ट में अब सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि इंसानियत और सामाजिक जिम्मेदारी का एक कॉलम जुड़ गया था। वह हर निर्णय से पहले सोचती कि उसका असर सिर्फ बिजनेस पर नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है। मिस्टर आहूजा अपनी बेटी के इस परिवर्तन को देखकर गर्व से भर उठे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को सिर्फ सफल नहीं, बल्कि संवेदनशील इंसान बनते देखा था। 1 साल बाद दिवाली की सुबह फिर से आई, लेकिन आज की सुबह अलग थी, क्योंकि आज तान्या की आंखों में वही रोशनी थी जो कभी उसने दूसरों के दियों में बुझा दी थी। उसकी मर्सिडीज की डिक्की मिठाइयों, कपड़ों और दियों से भरी हुई थी। वह शहर के उन्हीं गरीब इलाकों में घूम रही थी जहां से कभी उसने अपनी नाक ऊपर कर ली थी। आज वही हाथ जो कभी किसी गरीब से कुछ लेने से कतराते थे, अब उन्हीं हाथों से खुशियां बांट रहे थे। हर चेहरे पर आती मुस्कान उसे एक ऐसी खुशी दे रही थी जो करोड़ों के टेंडर में भी नहीं थी। तभी उसके फोन पर एक संदेश आया। स्क्रीन पर नाम देखकर तान्या के होठों पर मुस्कान आ गई। यह काव्या का था। संदेश में लिखा था, सुना है आजकल तुम बहुत घाटे के सौदे कर रही हो। वैसे हमारी कंपनी के एक नए प्रोजेक्ट का टेंडर खुला है, अगर इंटरेस्टेड हो तो हैप्पी दिवाली। तान्या ने संदेश पढ़ा, फिर आसमान की ओर देखा जहां सुबह का सूरज चमक रहा था। उसकी मुस्कान में इस बार कोई घमंड नहीं था, बल्कि एक गहरा सुकून था जो दिल की गहराइयों से निकला था। उसने जवाब में लिखा, सबसे फायदेमंद सौदा तो मैं अभी कर रही हूं। तुम्हें भी दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। उसने फोन रखा और एक छोटे से बच्चे के हाथ में दियों का पैकेट थमाया। बच्चे की आंखों में जो चमक थी वह हजारों फेरी लाइट्स से भी ज्यादा रोशन थी। उस मासूम की मुस्कान में तान्या को अपने सारे जवाब मिल गए। वह समझ चुकी थी कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि दिल की दया और दूसरों की मदद में होती है। उस पल उसने महसूस किया कि सबसे बड़ा सौदा वह नहीं जो बाजार में होता है, बल्कि वह है इंसानियत का सौदा जो दिलों को जोड़ता है और जीवन में सच्ची रोशनी भर देता है। उस मासूम की मुस्कान में तान्या को अपने सारे जवाब मिल गए। वह समझ चुकी थी कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि दिल की दया और दूसरों की मदद में होती है। उस पल उसने महसूस किया कि सबसे बड़ा सौदा वह नहीं जो बाजार में होता है, बल्कि वह है इंसानियत का सौदा जो दिलों को जोड़ता है और जीवन में सच्ची रोशनी भर देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपकी ये छोटी सी मदद हमें और भी अच्छी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद।